हे एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल गैमेट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि फीमेल गैमेट जो होता है वो होता है एग, या फिर उसको हम ओवम भी बोल सकते हैं या ओवा बोल सकते हैं। ओवम जब हम सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं, ओवा जब हम मल्टीपल के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन फीमेल्स में जो गैमेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये है स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट इन ह्यूमंस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और इनका क्या रोल होता है। तो जो ह्यूमंस में फीमेल गैमेट होता है उसको हम एग बोलते हैं, यानी कि वो एग होता है। पर ये एक ऐसा एग होता है जिसमें कि शेल नहीं होती है, यानी आउटर शेल इसमें नहीं होती है। दूसरी बात ये होती है कि ये एलिसिथल होता है। क्या होता है? एलिसिथल। एलिसिथल का मतलब होता है इसमें यॉक नहीं होता है, ये यॉकलेस होता है। बाकी जो आपने एग देखे होंगे उनमें यॉक होता है, तो इसमें यॉक नहीं होता है, इसलिए ये एलिसिथल होता है। अगर हम फीमेल गैमेट की बात करें तो जिसका साइज होता है वो 100 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। 100 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है, ठीक है। अब ये जो हमारा एग है ये एक एनवलप से कवर रहता है, ठीक है। वो भी हम चीजें सब देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर ये हमारे एग का स्ट्रक्चर है, यानी ये फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अंदर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अंदर सबसे पहले क्या होता है। तो जैसे कि एक नॉर्मल जो हमारा सेल होता है उसमें जो चीजें होती है वही इसमें प्रेजेंट होती है। एक न्यूक्लियस इसमें होता है, ठीक है। ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड होता है, ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं इस टाइम ओवम की, ये कब है? ये अनफर्टिलाइज्ड ओवम है, अभी इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसमें ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले जो हमारा न्यूक्लियस होता है एग का वो मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड रहता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहली वीडियोज में, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है ये मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड रहता है, यानी अपने डिवीजन को ये पूरा नहीं करता है। उसके बाद इसके आसपास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये एग का साइटोप्लाज्म होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऊप्लाज्म। इसको हम लोग बोलते हैं ऊप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो हमारा ऊप्लाज्म होता है इसके जो साइड्स होती हैं, या हम बोल सकते हैं ये जो इसके रीजन होता है, यहाँ पर आउटर रीजन जो इसका होता है ऊप्लाज्म का, वहां पर ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं। वो होते हैं हमारे कॉर्टिकल ग्रैनुल्स, ठीक है। ये जो हमारे ग्रैनुल्स होते हैं ये होते हैं हमारे कॉर्टिकल ग्रैनुल्स। तो ये कॉर्टिकल ग्रैनुल्स होते हैं, इनका फंक्शन हम आगे देखेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इनका अपना एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जो हमारा फीमेल गैमेट है, एग है, इसकी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है जो कि होती है ऊलेमा। क्या होती है? ऊलेमा। ये इसकी प्लाज्मा लेमा होती है, इसको हम लोग ऊलेमा बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा एग होता है इसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है आपका एनिमल पोल और दूसरा होता है वेजिटल पोल। तो ये वाला ऊपर वाला होता है एनिमल पोल और ये वाला नीचे वाला होता है हमारा वेजिटल पोल, ठीक है। एनिमल पोल की तरफ पोलर बॉडी होती है। हम लोग ये बात जानते हैं कि जब ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे जब ओवम रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल से, तो उस ओवम में हमारे पास हमारा oocyte तो होता ही होता है, साथ साथ में पोलर बॉडी भी होती है, ठीक है। पोलर बॉडी भी होती है, तो वो पोलर बॉडी इस रीजन में पाई जाती है, एनिमल पोल के पास पाई जाती है, ठीक है। पोलर बॉडी एनिमल पोल के पास पाई जाती है, और जिस रीजन में या जिस स्पेस में पोलर बॉडी पाई जाती है उसको हम लोग प्री वाइटलिन स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्री वाइटलिन स्पेस, ठीक है। और ये हमारी हो जाती है इसकी ऊलेमा। इस लेयर के अलावा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी इसकी कुछ कवरिंग्स होती हैं। इसके ऊपर एक एनवलप होता है जो दो लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। पहली लेयर होती है जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा नॉन सेलुलर लेयर होती है, ठीक है। क्या होती है? नॉन सेलुलर लेयर होती है जोना पेलिसुडा। तो ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं ये है जोना पेलिसुडा। अब ये जो हमारी जोना पेलिसुडा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये नॉन सेलुलर होती है, साथ में इस पे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जोना पेलिसुडा पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो होते हैं ZP1, ZP2 और ZP3, ठीक है। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये चेक करने के लिए होते हैं कि जो हमारा स्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन करेगा या नहीं करेगा, यानी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन रिसेप्टर्स का। ये क्या करते हैं? जो स्पर्म के ऊपर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन्स बोलते हैं,
तो उनके साथ क्या करती हैं, बाइंड करते हैं और फिर स्पर्म को ये अलाउ करती हैं कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। तो फर्टिलाइजेशन में इन रिसेप्टर प्रोटीन्स का बहुत रोल होता है जो कि जोना पेलिसुडा के ऊपर होती है। ठीक है, तो ये वाली लेयर हमारी हो जाती है जोना पेलिसुडा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि ये तो हो गई हमारी जोना पेलिसुडा। इसमें इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो ऊपर वाली ब्लैक कलर से आप लोग लेयर देख रहे हैं, ये मल्टी सेलुलर लेयर होती है और आउटर लेयर होती है। क्या होती है, मल्टी सेलुलर लेयर होती है और आउटर लेयर होती है, ये होती है कोरोना रेडिएटा। क्या होती है, कोरोना रेडिएटा। और ये जो आपस में ये जो जुड़ी हुई होती हैं, ये किससे जुड़ी हुई होती है, हाइलुरोनिक एसिड से। किससे जुड़ी हुई होती है, हाइलुरोनिक एसिड से, ठीक है। और इसीलिए ही जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है उसमें हाइलुरोनिडेज एक एंजाइम होता है ताकि वो हाइलुरोनिक एसिड को डिसोसिएट कर सके और स्पर्म अंदर पेनिट्रेट कर सके, जो कि हम आगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये होते हैं बच्चों, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, मेम्ब्रेन्स होती हैं हमारी फीमेल गैमेट में। तो ये हमारा फीमेल गैमेट कुछ इस तरीके से दिखता है। अब जितनी भी लेयर्स बच्चों इसमें हैं या जितनी भी चीज़ें हैं उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब हम आगे जब फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हर चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। न्यूक्लियस की क्या इंपॉर्टेंस है वो तो हम जानते ही हैं कि क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है। हर एक मेम्ब्रेन की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे मेम्ब्रेन रोल प्ले करती है इसके प्रोटेक्शन में, कैसे उन मेम्ब्रेन में चेंज होता है जब स्पर्म आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही, इसके स्ट्रक्चर में सिर्फ इतनी ही चीज़ें थी। अगर आपको लगता है कि मैंने इसमें कुछ मिस किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।